देखिए 13 जून को ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की शुरुआत हुई जो बीते 8 दिन से जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये और ज्यादा भयानक और भीषण होती जा रही है। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायल ने पहले ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया और उसके साथ ही एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो जवाब में ईरान भी इजरायल के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार करने से पीछे नहीं है और ये तस्वीरें उसी तबाही की गवाही दे रही हैं जो 8 दिनों से ईरान और इजरायल में मची हुई हैं। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच ये लड़ाई थमने के कोई आसार नहीं, क्योंकि ना इजरायल रुक रहा है ना ईरान झुक रहा है। दोनों तरफ से दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रखने की कस्में खाई जा रही और उसके नतीजे में तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है जो हर दिन और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। हैरानी की बात देखिए ये है यहां कि जिन बमों पर 94 देशों ने बैन लगाया हुआ है उसका भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो वॉर है वो और ज्यादा भीषण होती जा रही है। एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया, इजरायल को जो नुकसान पहुंचाया है, उसमें इजरायल की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया इसको लेकर कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है इजरायल पर हमलों को लेकर, वो जो बैन है। और इस पर यह गंभीर आरोप अब देखना होगा कि ईरान इसे लेकर क्या कहता है। लेकिन ईरान हमले तो कर रहा है और लगातार कर रहा है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा इजरायल को अलग अलग जगहों पर भुगतना पड़ रहा है। उसकी राजधानी में जिस तरीके के अटैक ईरान की तरफ से हो रहे हैं उससे बड़े लेवल पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही अब इस पूरे युद्ध को लेकर जो अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग देशों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। चीन और रूस का भी रिएक्शन इसमें सामने आ गया, ये कहते हुए कि ये युद्ध रुकना चाहिए। देखिए 8वां दिन है और लगातार ये युद्ध जो है वो बढ़ रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ ईरान का लगातार दूसरे दिन बीरशेबा पर हमला, अटैक उसने बीरशेबा पर किया। ईरान ने अब तक 450 मिसाइल, 1000 ड्रोन दागे हैं। ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया है इजरायल ने। ईरान क्लस्टर बम, वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर रहा है, यह भी बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है। इजरायल के 60 लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायल का पहली बार उत्तरी ईरान में हमला, पहली बार उत्तरी ईरान पर निशाना साधा है। इजरायल के हमले के बाद तेहरान में कई जगह पर धमाके हुए। ईरान ने नए खुफिया चीफ की नियुक्ति की है इसी दौरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। कतर में बेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमान जो पहले तो दिख रहे थे लेकिन अब वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा अपडेट आज तक का, यानी कि 8 दिन हो गए हैं इजरायल ईरान जंग को शुरू हुए हुए, लेकिन अभी तक तो ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये रुकेगी या थमेगी। लेकिन किस तरह से ये आगे बढ़ेगी ये जरूर चिंता का विषय बना हुआ है। और इसीलिए अब यहां पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो पहले तो जिस तरीके से लग रहा था कि शायद वो आज ही इस जंग में कूद पड़ेगा, लेकिन अभी 2 हफ्ते की बात कही जा रही है कि पहले अभी 2 हफ्ते देखेंगे ट्रंप, उसके बाद इस पर फैसला होगा। क्योंकि क्या ईरान अमेरिका की बात मान लेता है, जो बार बार अमेरिका की तरफ से ईरान को कहा जा रहा है। लेकिन आप पहले ये तस्वीरें देखिए, 2 क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है इजरायल की तरफ से ईरान पर। दक्षिणी इजरायल पर ईरान ने जो बड़ा हमला किया, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर नुकसान इजरायल को हुआ है। दूसरी तरफ जो हमले किए जा रहे हैं, जो अटैक किए जा रहे हैं, वो इजरायल की तरफ से भी कम नहीं हो रहे हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम ये किस तरीके से, कैसे काम करता है, इसका जिक्र यहां पर क्यों हो रहा है। देखिए बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइलों में क्लस्टर बम फिट कर रहा है ईरान, ऐसा आरोप है इजरायल का। 7000 मीटर की ऊंचाई पर रॉकेट में बट जाता है ये। 8 किलोमीटर के दायरे को निशाना बनाते हैं क्लस्टर बम और इसीलिए कई देशों में ये पूरी तरीके से बैन है। और इसी के इस्तेमाल का आरोप इजरायल ने लगाया कि जो युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है बम वो क्लस्टर बम है। और इसी वजह से इतनी बड़ी तबाही, इतने बड़े स्तर पर तबाही जो है वो इजरायल में देखने को मिल रही है। अब क्लस्टर बम का इतिहास भी जरा समझ लीजिए कि कैसे इस बम ने तबाही इससे पहले मचाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था इसका इस्तेमाल। वियतनाम युद्ध में खूब तबाही इसने मचाई। ईरान और इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था और 2008 में 94 देशों ने इस पर समझौता किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल न्यूज रूम से हमारे साथ हैं और नीरज राजपूत स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। नीरज, आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है और जो तस्वीरें आ रही हैं इजरायल से, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान इजरायल को हो भी रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो बल मिलता है इन आरोपों को।
बिल्कुल शीन, और शायद इसीलिए इजराइल ने कहा है कि इजराइल ने अपने हमलों को कहा कि वो टारगेट कर रहा है, यानी टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है या टारगेट प्रिसिशन स्ट्राइक न्यूक्लियर साइट्स पर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, और ईरान के लिए कहा कि वो हमले कर रहा है। और हमले इसीलिए कहा ताकि, और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह के हमले और किस तरह की जो तबाही है इस वक्त हम इजराइल में देख सकते हैं, चाहे तेल अवीव हो, चाहे उनका दक्षिणी इजराइल हो। और अब ये जो नया क्लस्टर बम सामने आया है, तो ईरान के जो आयुध है, जो उनका स्टोर है, वेपन्स है, उसमें नए नए वेपन्स का इस्तेमाल जो है ईरान कर रहा है। और ये क्लस्टर बम, जो कि जैसा आपने बताया, बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन है यूएन की तरफ से, लेकिन इस सब का बावजूद भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल देखा। अमेरिका ने ही इसको यूक्रेन को दिया था, क्योंकि रशिया के पास भी इस तरह के बम है। और ये जो बम जो है, ये दरअसल एक बार फट तो जाता है, और तस्वीरें भी सामने आई हैं। कभी कभी ये जो बम होते हैं, जो इनमें से सब एम्यूनेशन, जो सब बम्स निकलते हैं, इनमें से एक बड़ी मिसाइल में से अलग अलग बम निकलते हैं, तो वो कभी कभी फटते नहीं है, रेसिडेंशियल एरिया में रह जाते हैं, और वो बाद में जाकर फटते हैं। बाद में नुकसान होता है, जब युद्ध के बाद में नुकसान होता है। इसीलिए यूएन ने इसको प्रोहिबिट किया था, इस पर बैन लगाया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अब उसके अस्तित्व की लड़ाई आ गई है, उस पर इजराइल बहुत बड़े हमले कर रहा है। इसका जवाब जो है वो इस तरह के बम और मिसाइलों के द्वारा कर रहा है। जगविंदर जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, क्योंकि ईरान के अस्तित्व की लड़ाई जो नीरज यहां पर कह रहे हैं, और इसीलिए वो पहले ही कह चुका है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, ना ही हम सरेंडर करेंगे, और किसी भी हद तक अब वो इस युद्ध में जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि इजराइल और ईरान का लड़ना इसलिए ईरान को लगता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ईरान की आप देखिए भौगोलिक स्थिति, देखिए कि वो कितना बड़ा है, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। अब तक जो इजराइल ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मान लीजिए लेबनान का जो दक्षिणी पार्ट है वहाँ पर उसने लड़ाई लड़ी है रिसेंटली, और गाज़ा में लड़ाई लड़ी है। वो इलाके बड़े छोटे थे। अगर मान लीजिए हुती समुदाय पर अटैक किया उसने, तो वो काफ़ी दूर था, और उससे जो है वो एयर स्ट्राइक किया गया वहाँ पर। अगर बॉम्ब भी गिराने पड़ते हैं, और मान लीजिए कि जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं ईरान के, उनको ढूंढना पड़ता है, तो इजराइल अकेले के लिए ये एक लंबी लड़ाई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, कोई छोटा इलाका नहीं है जहां पर ये करना है। इसलिए वो पहले उन जगहों को टारगेट करना चाहता है जो तेहरान या फिर खोमेनी के अड्डों से जुड़ी हुई चीजें हैं, या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ट्रंप साहब ने क्यों कह दिया कि 2 हफ्ते का टाइम वो लेंगे। देखिए, ये एक टैक्टिकल मूव है। ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है इजराइल पे, अमेरिका को ये लगता है कि इस तरह का एक तरह का छल करना बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी पहले जैसे ही वो G7 से लौटे, उनकी बहुत सारी चीजें लीक हो गई कि अमेरिका ये कर सकता है, वो कर सकता है। उसके जो एसेट मूवमेंट थे गल्फ कंट्रीज के आसपास के, उससे बहुत सारी चीजें ईरान आगाह हो गया, और ईरान ने कहा कि हम जो भी हम पे अटैक करेगा उस पर अटैक करेंगे। तो यहां से अमेरिका ने यह सबक लिया कि अगर हम इस तरह से जंग में चले जाते हैं, तो जितने भी गल्फ कंट्रीज में हमारे एसेट हैं उनको टारगेट किया जाएगा। दूसरा, हॉर्मुज़ पैसेज अगर बंद हो जाता है तो उनकी समुद्र में मूवमेंट को जो है वो ईरान रोक सकता है। इस डर से उन्होंने ये थोड़ा सा पैंतरा अपना बदला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के कार्गो प्लेन्स जो हैं वो ईरान की मदद के लिए, माना यह जा रहा है कि जो कार्गो प्लेन्स की मूवमेंट देखी जा रही है वो ईरान को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए एक्टिव हुए हैं। तो ईरान को चीन के साथ जो है ये बैकअप मिलने के साथ साथ अमेरिका को आगाह कर रहा है कि आप जब भी जंग में आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। अगर इस तरह से आएंगे तो ईरान ने अगर आपने ईरान को सारे को तबाह कर दिया बाद में, लेकिन ईरान ने आपके 2 जो बड़े बेस हैं उनको भी उड़ा दिया, तो इसमें अमेरिका की बड़ी खिल्ली उड़ाई जाएगी। तो इन सब चीजों के चलते ये 3-4 डेवलपमेंट बड़े पिछले 24 घंटों में हुए हैं। बिल्कुल, आप दोनों मेरे साथ रहिए, आपसे हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन ईरान ने लगातार दूसरे दिन बेरशेबा पर हमला किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बेरशेबा शहर को काफी नुकसान पहुंचा जब यह हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर आकर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कल भी बेरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया था। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर 450 मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। दक्षिणी इजराइल में किस तरीके से ईरान ने कोहराम मचाया, ये उसकी तस्वीरें हैं। और ये सबसे ताजा तस्वीर, किस तरह से निशाना बनाया गया इस बिल्डिंग का, और उसके बाहर जो कारें खड़ी थी, जो गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें कैसे नुकसान हुआ है बेरशेबा। और लगातार ये दूसरा दिन जब ईरानी मिसाइलों का यहां पर कोहराम देखने को मिला, जब चारों तरफ हाहाकार मच गया दक्षिणी इजराइल में। दक्षिणी इजराइल का यह हिस्सा
बीरशेबा जिसे कहा जाता है ये इलाका, और यहां पर बर्बादी का मंजर दूसरे दिन भी देखने को मिला है। ईरान आक्रामक तरीके से हमले कर रहा है। इसी बीच सवाल यहां पर कुछ खड़े होते हैं। सवाल यह कि क्या इजरायल ईरान संग्राम विश्व युद्ध का अलार्म है? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। इजरायल ईरान की लड़ाई में भी मोर्चाबंदी दिख रही है। अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो संकट जाहिर है बढ़ेगा आगे। रूस चीन ने हालांकि अमेरिका को दूर रहने की नसीहत दी है इस युद्ध से। इजरायल ईरान युद्ध पर यूरोपियन यूनियन भी बटा हुआ है। आज जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ ईरान की बैठक होने जा रही है। तो दुनिया दो अलग अलग धड़ों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। जगविंदर जी, अब ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि दो फाड़ दुनिया हो गई है, ये तो समझ आ रहा है जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं। देखिए, देर सवेर अमेरिका इस युद्ध में आएगा, लेकिन अमेरिका को यह भी दिखता है कि इजराइल को पीछे से मदद अगर करते रहें तो जितने दिन उसमें निकाले जाएंगे ये एक बेटर ऑप्शन है। रूस और चीन की आप बात कर रहे थे। रूस और चीन को तो ये चाहिए कि इजराइल और ईरान भिड़े रहें, क्योंकि इन दोनों के भिड़ने में युद्ध लंबा खींचेगा और चीन का धंधा जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। चीन सबसे बड़ा फायदा लेगा। अगर यूक्रेन और रूस में जब से लड़ाई चल रही है तब से बहुत सारी सैंक्शंस है। मैं अभी रशिया जाकर आया हूं तो सारा वहां के बाजारों में चीनी सामान भरा पड़ा है, तो उनको तो फायदा मिल रहा है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये फाइनली जो एंड ऑफ द गेम है वो हर कंट्री की इकोनॉमी से तो जुड़ी हुई है। दूसरी बात, चाइना भी यही चाहता है कि अगर ईरान पर यह लंबा युद्ध थोपा जाता है तो ईरान में क्या होगा? सैंक्शंस लगी हुई हैं, और ज्यादा सैंक्शंस लगाई जाएंगी। यूरोपीय देश बाकी भी सैंक्शंस लगाएंगे। ऐसे में चाइना के लिए लंबा धंधा करने के लिए और बड़ी तादाद में धंधा करने के लिए, अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए उसको ईरान जो है वो लंबे समय के लिए मिल जाएगा। तो वो तो ये कहेंगे ही कि आप, यानी अमेरिका, इससे पीछे रहे, इजराइल और ईरान को लड़ने दे, युद्ध को लंबा खींचने दे। लेकिन इसका कनेक्शन भी अगर चीन की इकोनॉमी को बेटर करने से है तो बाकी दुनिया की इकोनॉमी को खराब करने से भी है। मुझे यह लगता है कि अमेरिका भी जो सीधा एकदम कूद नहीं रहा है ना, एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है। अगर आप देखें कि 9/11 के बाद कब उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, 9/11 हुआ और 6 अक्टूबर को अटैक किया, 25 दिन इंतजार करने के बाद। ये एक मूवमेंट होती है, जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, अपने एसेट्स होते हैं, जो बेस होते हैं, इनको मोबिलाइज करना और ये देखना कि 15 दिन की लड़ाई होती है तो हम किस तरह से फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। तो ये बहुत सारे युद्ध की रणनीति होती है। बाकी देशों को साथ लेना पड़ता है, नेटो फोर्सेस आएंगी नहीं आएंगी, केवल यूके ही आएगा, ये सब चीजों पर गौर हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहता है और मुझे लगता है कि चाइना और रूस यही चाहते हैं कि अमेरिका बाहर रहे, इजराइल लड़ता रहे और ईरान जो है इन दोनों देशों से अपना माल लेता रहे, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं। तो ये उनकी इकोनॉमी से जुड़ा है। वैलिड पॉइंट आप यहां पर रख रहे हैं और नीरज, जिस पर मैं आपसे भी बात करूंगी। लेकिन इसी बीच ईरान पर इजराइल का जोरदार हमला जो रुक नहीं रहा, लगातार जारी है। ईरान के 3 मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया गया है। इजराइल पर मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी थी। इजराइल के हमले में एक ईरानी सैन्य कमांडर की मौत की भी खबर है। तो ईरान के 3 मिसाइल लॉन्चरों पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। इससे मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी। इजराइल पर हमला करने की एक और तैयारी में था ईरान, लेकिन उससे पहले ही इन हमलों को नाकाम इजराइल ने किया और एक ईरानी सैन्य कमांडर की मौत हो गई है। नीरज, क्या और अपडेट है इस पर? देखिए, ये लगातार ईरान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो इजराइल की कोशिश ये है कि जितने भी उनके जो मिसाइल सिस्टम है या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उन सबको तबाह किया जाए। क्योंकि शुरुआत में जब इजराइल ने अटैक किया था तो उसमें कई जगह पर ऐसे भी हुआ था कि डिकॉय जो उनके रडार सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे उनको भी तबाह किया गया था। तो ऐसे में कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो ईरान है उसको पैरालाइज किया जाए। हालांकि कोशिश जो की जा रही थी इजराइल की, ऐसा लगता था कि 3-4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान बहुत ही कड़ा जवाब जो है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है और एक अच्छा जो है मोर्चा उसने खोला हुआ है इजराइल के खिलाफ। जहां तक बात है कि ये क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध में यह तब्दील हो पाएगा, क्योंकि जो पुतिन की और शी जिनपिंग की बातचीत हुई, पुतिन की और ट्रंप की जो फोन पर बातचीत हुई है उसमें यह बात साफ तौर से कह दी गई है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो पुतिन यानी कि रशिया और चाइना भी उनकी हेल्प करेंगे, ईरान की हेल्प करेंगे, इजराइल के खिलाफ करेंगे। क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने में ईरान और रशिया ने दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक डील की थी, एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत दोनों देशों ने, हालांकि ये तो नहीं था कि हम युद्ध में कूदेंगे नॉर्थ कोरिया की तरह की कूद जाएंगे, लेकिन ये जरूर था कि आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ऐसे में वेपन्स जो हैं वो चाइना से, जैसे अभी पटियाल साहब बोल रहे थे कि वेपन्स जो है वो कार्गो प्लेन्स पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। 3 जो कार्गो प्लेन्स हैं वो ईरान पहुंचे हैं चाइना से, जिनके
ट्रांसपॉन्डर्स और सेंसर्स बंद थे, चुपचाप भेजा गया था उनको। ऐसा लगता है कि वेपन्स की सप्लाई की गई होगी। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जो ट्रंप ने कहा 2 हफ्ते की जो टाइम दिया, वो शायद इसी वजह से कि कहीं चाइना और रशिया इस युद्ध में ना कूद पड़े ईरान की तरफ से, तो बहुत बड़ा ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा। और वाकई में थर्ड वर्ल्ड वॉर तभी शुरू होगी अगर इसमें जो है ये चाइना और रशिया और अमेरिका तीनों कूद जाते हैं तो। बिल्कुल, और आसार फिलहाल तो इसी के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समय बताएगा कि इसमें आगे क्या होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान भी सामने आया। दुश्मन को सजा मिल रही है। खामेनेई जो लगातार आक्रामक तरीके से एक तो हमले भी कर रहे हैं और ऊपर से उनके बयान भी कई बार सामने आ चुके हैं। एक और नया बयान ये कहते हुए खामेनेई, दुश्मन को सजा मिल रही है। जो ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं ना, वो जो ताबड़तोड़ नुकसान पहुंचा रहे हैं इजराइल को, उसी पर उनका ये महत्वपूर्ण बयान कि दुश्मन को सजा मिल रही है। पहले ही खामेनेई ये कह चुके हैं कि ना तो चुप बैठेंगे ना पीछे हटेंगे, और सरेंडर की बात तो बहुत दूर की है। जगविंदर जी, मतलब ये तो साफ हो गया है, मतलब इजराइल ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से पहले कार्रवाई की और अब ईरान जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, ईरान का स्टैंड क्लियर है कि इस बार हम आक्रामक तरीके से इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं और वो दिख भी रहा है। देखिए, ये ना एक हिस्ट्री से हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप गौर कीजिए, इजराइल और ईरान के लिए ये वजूद की लड़ाई है। 1967 में क्या हुआ था? 7 अरब कंट्रीज से इकट्ठे लड़ा था इजराइल, हारा नहीं था और जीत गया था और 1 हफ्ते के अंदर जंग खत्म कर दी थी। 1982 से लेकर 1990 तक वो फिर लड़ा अरब कंट्रीज के साथ, और लेबनान में इतनी लंबी वॉर चलती रही, सीरिया में इतनी लंबी वॉर चलती रही। अब अगर ईरान का देखें तो इराक के साथ वो 8 साल लड़ा है, लेकिन उसके बाद वो शांत रहा। वो अपने धार्मिक तौर पर अपने देश को किस तरह से उन्हें इंटरनेशनल फॉर्मेट पे लाना है, ये सब काम करता रहा। लेकिन इजराइल को लड़ने का लंबा एक्सपीरियंस है, और मैं इजराइल वॉर में जब गाजा पे अटैक किया था, मैं वहां जाके आया हूं। यहूदियों में गजब का जज्बा है लड़ने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका लंबा एक्सपीरियंस भी है। ऐसे में मुझे यह लगता है कि ईरान चीन और रूस को साथ लेकर चलेगा तो लंबा टाइम तक सस्टेन कर सकता है युद्ध में, वरना अमेरिका इजराइल के साथ है और रहेगा। CIA और मोसाद अमेरिका में वर्षों से इकट्ठे काम करते आ रहे हैं। ईरान इनका साझा दुश्मन है, और इसमें फेस इजराइल को बनाया गया है। असली जो रगड़ा लगाना चाहता है इसको, वो अमेरिका ही लगाना चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका बाया रूट चाहे मदद करता रहे या डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व हो जाए, तो इसके लिए जो मुझे लगता है कि खमेनी साहब के ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये घातक हो सकते हैं। और अगर वो इसी तरह से अंडरग्राउंड चलते रहे तो भी पब्लिक में एक ये मैसेज जाता है, क्योंकि नेतन्याहू आपने देखा कल दक्षिणी इजराइल में अगर उनके हॉस्पिटल पर अटैक हुआ तो वहां पहुंच गए। एक आदमी का ग्राउंड पर होना और एक आदमी का अंडरग्राउंड हो जाना, यह साबित करता है कि कौन अपर हैंड है, कौन दुनिया के सामने अपनी बात खुद रख रहा है, कौन अपने माध्यम से या फिर इनडायरेक्ट वे मीडिया प्लेटफॉर्म से रख रहा है। ये सब चीजें युद्ध में बहुत मैटर करती हैं, और जब युद्ध लंबा खिंचता है तो इन्हीं आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन कमजोर पड़ रहा है, और एलाइज उसी हिसाब से जुड़ते हैं। तो चीन, रूस और टर्की भले ही आज ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप पलटी मारने में मास्टर हैं। उन्होंने ये 2 हफ्ते वाली स्टेटमेंट दी है, लेकिन कल शाम को वो ये भी कह सकते हैं कि हम सुबह जो है ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं। तो अमेरिका का जो है ना, कुछ भी आज की डेट में ये तय कर पाना कि जो कह रहा है वही करेगा, कम से कम ट्रंप के होते हुए ऐसा एहसास करना गलत है। आपको सीधे बिहार के सीवान की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी है। आज पीएम मोदी का सीवान दौरा है, और वहां पर रोड शो करते हुए पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की सौगात आज देने वाले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने है बिहार के सीवान से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त चल रहा है। उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को आप देख पा रहे हैं। दोनों ही डेप्यूटी सीएम इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। आज कई सौगात पीएम मोदी बिहार को देने वाले हैं। उनका इस साल का ये 4था दौरा है बिहार का। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उससे पहले ये दौरा लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों का पीएम मोदी कर रहे हैं। आपके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। सनय सनय गति से गाड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री जी आप तो बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, वहां पर रोड शो करते हुए पीएम मोदी। सिवान से तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, और उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए लोग यहां पर मौजूद हैं। 20वां दौरा के ये पीएम मोदी का बिहार का, इस साल का 4था है।
कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे यहां से पीएम मोदी। कल ही 3 देशों के दौरे से वापस लौटे हैं पीएम और उसके बाद चुनावी दौरा उनका शुरू हो चुका है। एक बार फिर से थोड़ी ही देर में करोड़ों की सौगात देते हुए पीएम मोदी दिखाई देंगे। उससे पहले सिवान में रोड शो करते हुए और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। इस सारण प्रमंडल की 24 विधानसभा सीटों को साधने की यहां से कोशिश पीएम मोदी की ओर से आज की जाएगी। पीएम मोदी बिहार के सिवान पहुंचे हैं। मिशन बिहार पर पीएम मोदी हैं, जहां 10,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने दी है और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, जब सरकार बनी 2014 में नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में, आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब, और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावा अन्य सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात जो हमने आपको बता दिया, जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है। तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।